नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक नई स्टोरी शुरू करने जा रहे हैं और इस कहानी के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा। और अक्सर उनकी स्टोरी में ना कुछ सस्पेंस होता है, हल्का फुल्का सस्पेंस होता है, बट आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। तो ध्यान से सुनिए और मज़ा आएगा। तो कहानी का नाम है उसकी माँ। कहानी शुरू होती है अब। दोपहर को जरा आराम करके उठा था। अपने पढ़ने निकले के कमरे में खड़ा खड़ा बड़ी बड़ी अलमारियों में सजे पुस्तकालय की ओर निहार रहा था। किसी महान लेखक की कोई कृति उनसे निकाल कर देखने की बात सोच रहा था, मगर पुस्तकालय के लिए एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मुझे महान ही महान नजर आए। कहीं गेटे, कहीं रूसो, कहीं मेजनी तो कहीं नीत्शे, कहीं शेक्सपियर, कहीं टॉलस्टॉय, कहीं हुंगो, कहीं मोपासा, कहीं डिंकेस, स्प्लेन, मुकॉले, मिल्टन, मोलियर। उफ, इधर से उधर तक एक से एक महान ही तो थे। आखिर मैं किसके साथ चंद मिनट मन बहाल करूं, यह निश्चय ही नहीं हो सका। महानों के नाम ही पढ़ते पढ़ते परेशान सा हो गया। इतने में मोटर की पों सुनाई पड़ी। खिड़की से झांका तो सुरमई रंग की कोई फिएट गाड़ी दिखाई पड़ी। मैं सोचने लगा शायद कोई मित्र पधारे हैं। अच्छा है, महानों से जान बची। जब नौकर ने सलाम कर आने वाले का काट दिया तब मैं कुछ घबराया। उस पर शहर के पुलिस सुपरिटेंडेंट का नाम छपा था। ऐसा बेवक्त ये कैसे आए? पुलिस पति भीतर आए। मैंने हाथ मिलाकर चक्कर खाने वाली एक गद्दीदार कुर्सी पर उन्हें आसन दिया। वे व्यापारिक मुस्कुराहट से लैस होकर बोले, इस अचानक आगमन के लिए आप मुझे क्षमा करें। आज्ञा हो, मैंने भी नम्रता से कहा। उन्होंने पॉकेट से डायरी निकाली। डायरी से एक तस्वीर। बोले, देखिए इसे, जरा बताइए तो आप पहचानते हैं इसको? हाँ, पहचानता तो हूँ, जरा सहमते हूँ, मैंने बताया। इसके बारे में मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए। इसका नाम क्या है? लाल। मैं इसी नाम से बचपन ही से इसे पुकारता आ रहा हूँ, मगर ये पुकारने का नाम है। एक नाम कोई और है, सो मुझे स्मरण नहीं। कहाँ रहता है यह? सुपरिटेंडेंट ने मेरी ओर देखकर पूछा। मेरे बंगले के ठीक सामने एक 2 मंजिला कच्चा पक्का घर है, उसी में वह रहता है। वह है और उसकी बूढ़ी माँ। बूढ़ी का नाम क्या है? जानकी। और कोई नहीं है क्या इसके परिवार में? दोनों का पालन पोषण कौन करता है? 7-8 वर्ष हुए लाल के पिता का देहांत हो गया। अब उसके परिवार में वह और उसकी माता ही बचे हैं। उसका पिता जब तक जीवित रहा बराबरी मेरी जमींदार का मुख्य मैनेजर रहा। उसका नाम रामनाथ था। वही मेरे पास कुछ 1000 रुपये जमा करके गया था, जिससे अब तक उनका खर्च चल रहा है। लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है। जानकी को आशा है वह 1-2 साल बाद कमाने और परिवार को संभालने लगेगा। मगर क्षमा कीजिए, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि आप उसके बारे में क्यों इतनी पूछताछ कर रहे हैं? यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर इतना समझ लें यह सरकारी काम है, इसलिए आज मैंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है। अजी, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? हम तो 7 पुस्त से सरकार के फरमाबरदार हैं। और कुछ आ गया? एक बात और, पुलिस पति ने गंभीरतापूर्वक धीरे से कहा, मैं मित्रता से आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस परिवार से जरा सावधान और दूर रहें। फिलहाल इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं। लाल की माँ। एक दिन जानकी को बुलाकर मैंने समझाया, तुम्हारा लाल आजकल क्या पाजीपन करता है? तुम उससे केवल प्यार ही करती हो ना? भगोगी? क्या है बाबू? उसने कहा। लाल क्या करता है? मैं तो उससे कभी कोई भी बुरा काम करते नहीं देखती। बिना किए ही तो सरकार किसी के पीछे नहीं पड़ती। हाँ, लाल की माँ बड़ी धर्मात्मा, विवेकी और न्यायी सरकार है यह। जरूर तुम्हारा लाल कुछ करता होगा। माँ माँ पुकारता हुआ उसी समय लाल भी आया। लंबा, सुडौल, सुंदर, तेजस्वी। माँ। उसने मुझे नमस्कार कर जानकी से कहा, तू यहाँ भाग आई है? चल, तो मेरे कई सहपाठी आए हैं, उन्हें चटपट कुछ जलपान करा दे, फिर हम घूमने जाएंगे। अरे, जानकी के चेहरे की झुर्रियाँ चमकने लगी, कांपने लगी उसे देखकर। तू आ गया लाल? चलती हूँ भैया, पर देख तो
तेरे चाचा क्या शिकायत कर रहे हैं? तू क्या पाजीपन करता है बेटा? क्या है चाचा जी? उसने सविनय सुमधुर स्वर से मुझे पूछा। मैंने अपराध किया है, मैं तुमसे नाराज़ हूँ लाल, मैंने गंभीर स्वर में कहा। क्यों चाचा जी? तुम बहुत बुरे होते जा रहे हो, जो सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों के साथ हो। हाँ तुम हो। देखो लाल की माँ, इसके चेहरे का रंग उड़ गया, यह सोचकर कि यह खबर मुझे कैसे मिली। सचमुच एक बार उसका खिला हुआ रंग जरा मुरझा गया मेरी बातों से, पर तुरंत ही वह संभला। आपने गलत सुना चाचा जी, मैं किसी षड्यंत्र में नहीं। हाँ, मेरे विचार स्वतंत्र अवश्य है, ज़रूरत बेज़रूरत जिसके आगे उबल अवश्य उठता हूँ, देश की दुर्व्यवस्था पर उबल उठता हूँ। इस पशु हृदय पर तंत्रता पर तुम्हारी की बात सही। तुम षड्यंत्र में नहीं, विद्रोह में नहीं, पर यह बक बक क्यों? इससे फ़ायदा? तुम्हारी इस बक बक से तो न देश की दुर्दशा दूर होगी और न उसकी पराधीनता। तुम्हारा काम पढ़ना है, पढ़ो। इसके बाद कर्म करना होगा, परिवार और देश की मर्यादा बचानी होगी। तुम पहले अपने घर का उद्धार तो कर लो, तब सरकार के सुधार का विचार करना। उसने नम्रता से कहा। चाचा जी क्षमा कीजिए, इस विषय में मैं आपसे विवाद नहीं करना चाहता। चाहना होगा, विवाद करना होगा। मैं केवल चाचा जी नहीं, तुम्हारा बहुत कुछ हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे आंखों के सामने रामनाथ नाचने लगते हैं, तुम्हारी बूढ़ी माँ घूमने लगती हैं। भला मैं तुम्हें बेहाथ होने दे सकता हूँ? इस भरोसे मत रहना। इस पराधीनता के विवाद में चाचा जी, मैं और आप दो भिन्न सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त, मैं कट्टर राजविद्रोही। आप पहली बात को उचित समझते हैं कुछ कारणों से, मैं दूसरी को दूसरे कारणों से। आप अपना पद छोड़ नहीं सकते, आप अपनी प्यारी कल्पनाओं के लिए, मैं अपना भी नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी कल्पनाएं क्या हैं? सुनूं तो ज़रा मैं भी जान लूँ कि अब के लड़के कॉलेज की गर्दन तक पहुँचते पहुँचते कैसी हवाई किले उठाने के सपने देखने लगते हैं। ज़रा मैं भी तो सुनूं बेटा। मेरी कल्पना यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र के नाश पर जीता हो, उसका सर्वनाश हो जाए। जानकी उठकर बाहर चली। अरे तू जमकर चाचा से जूझने लगा? वहाँ 4 बच्चे बेचारे दरवाजे पर खड़े हैं। लड़ तू, मैं जाती हूँ, उसने मुझसे कहा, समझाया। दो बाबू, मैं तो आप ही कुछ नहीं समझती, फिर इसे क्या समझाऊं? उसने फिर लाल की ओर देखा। चाचा जी जो कहें मान जा बेटा, या तेरे भले ही कहेंगे। वह बेचारी कमर झुकाए उस 60 बरस की वय में घूंघट संभाले चली गई। उस दिन उसने मेरी और लाल की बातों की गंभीरता नहीं समझी। मेरी कल्पना यह है कि उत्तेजित स्वर में लाल ने कहा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ दुर्बल हैं, उनसे जिनसे तुम पंजा लेने जा रहे हो। चर्च मर हो उठोगे, नष्ट हो जाओगे। चाचा जी, नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है। जो संवारा गया है वह बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। कर्म के समय हमारी भुजाएं दुर्बल नहीं, भगवान ही सहज से भुजाओं की साखियाँ हैं। तो तुम क्या करना चाहते हो? जो भी मुझसे हो सकेगा करूँगा। षड्यंत्र जरूरत पड़ी तो जरूर करूँगा। विद्रोह हाँ अवश्य। हत्या हाँ करूँगा। बेटा तुम्हारा माथा न जाने कौन सी किताब पढ़ते पढ़ते बिगड़ रहा है, सावधान। मेरी धर्मपत्नी और लाल की माँ एक दिन बैठी हुई बातें कर रही थी कि मैं पहुँच गया कुछ पूछने के लिए। कई दिनों में से मैं उसका तलाश में था। क्यों लाल की माँ? लाल के साथ किसके लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूँ बाबू, उसने सरलता से कहा, मगर वे सभी मेरे लाल की तरह मुझे प्यार दिखते हैं। सब लापरवाह। वे इतना हंसते और गाते और हो हल्ला मचाते हैं कि मैं मुग्ध हो जाती हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं, आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं तो बस यही कहूँगा, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो क्या होता है ना, थोड़ी सी वो मिलती है, मतलब हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने की। तो जब तक कमेंट नहीं आएगा ना, तो मैं वीडियो आगे का नहीं बना पाऊँगा। सो कमेंट करें
और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। सो